फ्रीडमैन्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पार्ट सेकंड है ये उसका, और एमकॉम फाइनल ईएफएम विद्यार्थियों के लिए है। विषय है मॉनेटरी पॉलिसी 207। इससे पहले भी इस विषय पर एक वीडियो आ चुका है, उसमें फ्रीडमैन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की मान्यताएं थी, इसमें थ्योरी को समझाया गया है। और मैं डॉक्टर मनुष्यत पाठक, डिपार्टमेंट ऑफ ईएफएम, एसआरएलएस, गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा, जयपुर। मिल्टन फ्रीडमैन एक बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमेरिका के हुए हैं, जिन्होंने 1956 में जो फिशर की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी थी, उसके आधार पर ही एक नई थ्योरी विकसित करी, जिसको कि फ्रीडमैन का मुद्रा का परिमाण सिद्धांत कहते हैं, और उसको नए रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत में उन्होंने कहा कि मुद्रा की मांग जो है वही मुख्य आधार है मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का। उत्पादन भी नहीं है, ना मुद्रा अथवा मूल स्तर है, बल्कि मुद्रा की जो मांग है उसके द्वारा ही मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की उन्होंने व्याख्या की है। इसलिए इस सिद्धांत को मुद्रा की मांग का सिद्धांत भी कहते हैं। मुद्रा की मांग जो फ्रीडमैन ने जिसकी व्याख्या की है वो क्या है, उसको जानने से पहले ये सिद्धांत है उसका क्या उद्देश्य है, यानी किन किन तत्वों को आधार मान के फ्रीडमैन ने इस सिद्धांत का गठन किया है। पहला है मुद्रा की मांग का निर्धारण करने वाले तत्वों को खोज करना है, यानी मुद्रा की मांग को प्रभावित करने वाले, निर्धारित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं। सबसे पहले मिल्टन फ्रीडमैन ने उसकी खोज करी और फिर यह सिद्ध किया कि मुद्रा की जो मांग है का जो फलन है वो स्थैतिक है या नहीं, यानी मुद्रा की मांग फलन में जो परिवर्तन होता है वो होता है या नहीं है, होता है या वो स्थैतिक है। इन दो चीजों को आधार मान के इस सिद्धांत का गठन किया गया है। सबसे प्रथम जो है ये माना गया है कि जिस तरीके से और कमोडिटी की मांग होती है उसी तरीके से मुद्रा की मांग की जाती है, और मुद्रा की मांग कुल संपत्ति के लिए की जाती है, यानी संपत्ति को माना है मुद्रा को। अब ये संपत्ति के रूप में कितनी होनी है, सबसे पहले जो एक व्यक्ति है उसको ये निर्णय लेना होता है कि उसका संपत्ति का जो पोर्टफोलियो है वो क्या होगा। मुद्रा की मांग संपत्ति की मात्रा, उनके मूल्य तथा उनसे अर्जन पर निर्भर करती है, यानी संपत्ति की कितनी मात्रा है, उसका क्या मूल्य है, और जो उस पे आय जो प्राप्त हो रही है संपत्ति पे वो कितनी है। इन सब बातों पर मुद्रा की जो मांग है वो निर्भर करती है। संपत्तिकर्ता जो फ्रीडमैन ने बताया है वो मानवीय तथा गैर मानवीय साधनों में विनियोजन की जाती है, यानी मानवीय साधन और गैर मानवीय साधन। तो गैर मानवीय साधन तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मानवीय साधन का क्या अर्थ है यहां पे। मानवीय साधन का अर्थ यह है कि जो आय प्राप्त होती है उससे प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकता है, उससे डिग्री प्राप्त की जा सकती है, उससे जो है जो
दक्षता है वो पाई जा सकती है, और उसके आधार पर मानव जो है एक उत्पादनकर्ता के समान कार्य करता है। इसलिए मानव को भी एक प्रकार से पूंजी संपत्ति के रूप में माना है। तो इन दोनों में जो मानवीय साधन और गैर मानवीय साधन है, उसमें किस प्रकार से विनियोजन करना है उस संपत्तिकर्ता को, ये वो अपने पोर्टफोलियो में तय करता है। संपत्ति मूल का सूचकांक आय है, और इस आय में उच्चावन प्रतिवर्ष होते हैं, यानी आय बढ़ती और घटती रहती है, क्योंकि संपत्ति के मूल में भी परिवर्तन होता रहता है, तो उससे प्राप्त होने वाली आय में भी परिवर्तन होता है। अतः फ्रीडमैन ने दीर्घकाल अवधारणा के आधार पर परमानेंट इनकम, स्थिर आय को आधार बताया है। अब परमानेंट इनकम का क्या अर्थ है? यानी दीर्घकाल में अगर माना जाए तो एक आय इस प्रकार की होती है जो स्थिर रहती है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, और उस आय को फ्रीडमैन ने आधार माना है अपने सिद्धांत में। उसको किस प्रकार से ज्ञात किया सकता है? पूर्व वर्षों की आय का भारित औसत, वेटेड एवरेज निकालकर उसे ज्ञात किया सकता है परमानेंट इनकम को। अब यह मुद्रा की जो मांग है वो विभिन्न प्रकार के तत्वों से द्वारा निर्धारित होती है। ये 5 तत्व है, जिसमें मुद्रा खुद एक संपत्ति के रूप में है, जिसपे ब्याज भी प्राप्त होता है, जिससे आय भी अर्जित की जाती है। जैसे वाणिज्य बैंकों में जमा पर, सावधि जमा पर, ये एक पहला तत्व माना। दूसरा, बॉन्ड्स में एक संपत्ति के रूप में विनियोजन किया जाता है, उस पर ब्याज भी प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अंशों में उस पर लाभांश की प्राप्ति होती है। और जो भौतिक संपत्तियां हैं, चाहे लैंड है, मशीनरी है, या अन्य जो भौतिक संसाधन है, उसकी जो स्टोरेज कॉस्ट है और जो उसका परिवर्तित मूल्य है, उसको शामिल कर दिया जाता है। और मानवीय संपत्ति, यानी मानव को भी संपत्ति के रूप में माना है, क्योंकि मानव के अंदर विशेष गुण होते हैं, उसमें स्किल होती है, उसमें नॉलेज होती है, और उस नॉलेज के आधार पर वो उत्पादकता में अपना सहयोग प्रदान करता है। तो मानवीय संपत्ति एक बहुत बड़ी संपत्ति है इन 5 में। और इसको आय यानी W = Y/R क्या है, यहां पे इसको समझा सकता है। W का अर्थ है करंट वैल्यू ऑफ टोटल वेल्थ, यानी इसकी जो टोटल वेल्थ जो है 5 की, वो करंट वैल्यू ऑफ टोटल वेल्थ Y रिप्रेजेंट करता है, W रिप्रेजेंट करता है, और Y का अर्थ क्या है? टोटल फ्लो ऑफ एक्सपेक्टेड इनकम जनरेटिंग फ्रॉम टोटल वेल्थ। और R का मतलब है इंटरेस्ट रेट। संपत्तिकर्ता अपनी संपत्ति के समूह में ऐसी संपत्ति लेना चाहेगा जिससे उसे अधिकतम उपयोगिता मिले। जिससे अधिक मिल रही है उपयोगिता, उसे अपने समूह में कम मिलने वाली संपत्ति के स्थान पर शामिल करेगा। यानी जो पोर्टफोलियो बनाएगा संपत्तिकर्ता, उसमें अधिक उपयोगिता वाली संपत्ति को अधिक लेगा, और कम उपयोगिता जो रही है उसको कम लेगा, यानी उसका प्रतिस्थापन करता जाएगा। ये उसी तरीके से है जैसे अतः फ्रीडमैन उपभोक्ता सेवाओं की मांग विश्लेषण को उसी प्रकार मानते हैं जैसे मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में मुद्रा की मांग के रूप में संपत्तिकर्ता
संपत्ति धारण का विश्लेषण करता है। अब यह है कि जो मिल्टन फ्रीडमैन ने इक्वेशन दिया है मांग फलन का, उसको समझ लेते हैं। वो इक्वेशन है m इज इक्वल टू एफ पी वाई 1/p डी पी अपॉन डी टी आर बी आर ई डब्ल्यू यू। यानी ये सब तत्व हैं, ये सब संपत्ति में जो विनियोजन किया जा रहा है, ये निर्धारण करते हैं मुद्रा की मांग। इसमें एक एक चीजें लेते हैं। एम का अर्थ है मुद्रा की कुल मांग, एग्रीगेट डिमांड फॉर मनी। पी का अर्थ है कीमत स्तर या मूल स्तर। वाई का अर्थ यहां पे लिया है कुल राष्ट्रीय टोटल नेशनल इनकम, क्योंकि इस फलन में यह माना है कि पूरे राष्ट्र का मुद्रा की मांग का निर्धारण किया जा रहा है। इसमें व्यक्तिगत मांग फलन का निर्धारण भी हो सकता है और एक जो व्यापार है उसका मांग फलन का भी निर्धारण किया जा सकता है। आरबी का अर्थ है बॉन्ड्स पर ब्याज की दर, इंटरेस्ट रेट ऑन बॉन्ड्स। आरई का मतलब है साधारण अंशों पर लाभांश, यील्ड ऑन इक्विटीज। डब्ल्यू का अर्थ है संपत्ति का मानवीय संपत्ति से जो अनुपात है। यू का अर्थ है उपयोगिता निर्धारित करने वाले तत्व जो रुचियां तथा प्राथमिकताओं को प्रभावित कर सकते हैं। यूटिलिटी डिटरमाइनिंग वेरिएबल्स विच ट्रेंड टू इन्फ्लुएंस टेस्ट एंड प्रेफरेंस। जो टेस्ट और प्रेफरेंस है उसको, जो रुचि उसको प्रभावित करने वाले तत्व। और 1/p dp अपॉन dt मुद्रा की इकाई के बदले में उपभोक्ता जो भौतिक माल की मात्रा लेने का इच्छुक है वो व्यक्त करता है। तो इस प्रकार से ये इक्वेशन है, यानी ये सारे तत्व जो हैं वो मुद्रा की मांग को का निर्धारण करते हैं। फ्रीडमैन ने आय का अर्थ स्थायी आय से लिया है, जिसका संबंध धन से प्राप्त होने वाली उस आय से है जो दीर्घकाल में प्राप्त होती है। मुद्रा की मांग को स्पष्ट करते हुए फ्रीडमैन का कहना है कि वास्तविक आय में होने वाले परिवर्तन विनिमय की मात्रा को प्रभावित करते हैं, जो मुद्रा की मांग को प्रभावित करती है। अतः यह कहा जा सकता है कि वास्तविक आय में होने वाली वृद्धि प्रत्यक्ष रूप से वास्तविक नकद शेष की मात्रा में वृद्धि करती है। अतः फ्रीडमैन का निष्कर्ष है कि मुद्रा की मांग की लोच आय अधिक होती है। आगे व्यक्त किया गया, यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो नियमित उपयोग के लिए मुद्रा की मांग अधिक की जाती है। उससे क्या होता है, मूल स्तर में वृद्धि होती है। सामान्य वस्तुएं खरीदने के लिए पहले से अधिक मुद्रा की मांग होती है और ब्याज की दर कम होने से मुद्रा की मांग बढ़ती है। तो ब्याज की दरें बढ़ने से मुद्रा की मांग में कमी आती है। इसको एक डायग्राम से समझा जा सकता है कि आय में डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी में किस प्रकार का जो संबंध है। मान लीजिए OM ये क्या है, मनी सप्लाई है, जो कि मॉनेटरी अथॉरिटी के पास रहती है। वैसे मिल्टन मानते हैं कि मनी जो सप्लाई है और जो डिमांड फॉर मनी है वो दोनों अपने आप में स्वतंत्र है, वो दूसरे को प्रभावित नहीं करती, वो एक स्वतंत्र है। तो मान लीजिए अगर OM जो है वो मुद्रा की सप्लाई है तो इस पर आय कितनी है, OI है। इवन बिंदु पर जो मुद्रा की जो मांग है और मुद्रा की पूर्ति बराबर है, इक्विलिब्रियम पोजीशन इवन पॉइंट है।
सरकार जो है मुद्रा का प्रसार करती है, यानी वो जो है परचेस शुरू करती है सिक्योरिटीज का। जब परचेस शुरू करती है सिक्योरिटी का तो मुद्रा प्रसार अधिक होता है, लोगों के पास धन पहुंच जाता है, पर धन पहुंचने पर भी आय तो उसी प्रकार से रहती है। लेकिन धन पहुंचने के बाद जो है लोग मांग करते हैं, और मांग जब करते हैं तो वस्तु और सेवाओं की में भी वृद्धि होती है, इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होती है, लोगों को रोजगार मिलता है, जिससे आय OI से बनकर OI1 हो जाती है। यानी अब E2 बिंदु पर जो है वो शाम की अवस्था हो, क्योंकि मुद्रा की जो पूर्ति OM से बढ़कर OM1 हो गई, और जो आय है वो OI से बढ़कर OI1 हो गई। तो ये दोनों में संबंध को दर्शाया जा रहा है। फ्रीडमैन ने इस समीकरण को अनेक रूपों में प्रस्तुत किया जा सकता है। फ्रीडमैन के समीकरण को कई तरीके प्रस्तुत किया जा सकता है, किंतु उसके मूल तत्व वही बने रहते हैं। उनके अनुसार मुद्रा की मांग मूल स्तर, कुल आय, विभिन्न प्रकार के निवेशों, बॉन्ड्स, अंश आदि से आय का फलन है। इसका अर्थ यह है कि मुद्रा की चलन मात्रा में परिवर्तन होता है। यदि मुद्रा की मांग स्थिर है और मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाए तो मुद्रा स्तर में अनुपातिक वृद्धि होगी। यानी अगर मुद्रा की जो मांग है वो स्थिर रहे और मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन हो तो उसका प्रभाव मुद्रा के जो मूल कीमत स्तर उस पर पड़ता है, और जो है मुद्रा का जो स्वयं का मूल्य वो कम होता है अगर मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है। लेकिन मुद्रा की मांग स्थिर है, और मुद्रा की मांग को स्थिर रहने के लिए जो मिल्टन फ्रीडमैन है उन्होंने इस प्रकार समझाया कि परमानेंट जो इनकम है और जो होल्डिंग है उसमें इस प्रकार से जो है वो संबंध होता है कि अगर मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि भी की जाती है सरकार द्वारा, ये कमी भी की जाती है, तो दीर्घकाल में मुद्रा की मांग स्थिर रहती है। धन्यवाद, थैंक्स। आपने ये वीडियो देखा जो कि मिल्टन फ्रीडमैन का मुद्रा का परिमाण सिद्धांत की व्याख्या करता है। अगला जो पार्ट 3 का वीडियो होगा उसमें अपन इस सिद्धांत की जो आलोचना है उसको समझेंगे। आपको ये इसमें कितना समझ में आया, वीडियो में जो कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट किएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।